आजकल सेक्सलेस मैरिजेस बहुत कॉमन हैं। मतलब आधे पेशेंट्स जब उनसे बोलो एग्ज़ामिन करेंगे तो वो 4 बार दाएं बाएं देखते हैं और फिर सोचते हैं एग्ज़ामिन करेंगे, और फिर ये सब चीज़ें बाहर निकलती हैं। जब हम एग्ज़ामिन करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी शादी कॉन्ज्यूमेट ही नहीं हुई है। बहुत सारी इनफर्टिलिटी वाली लड़कियां जब आती हैं तो उनके प्रॉपर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स नहीं हो रहे हैं। इट इज़ लाइक आउटर पार्ट ऑफ वजाइना में ही डिस्चार्ज हो जाता है सीमेन का, तो उसमें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। कि अब जो पीसीओएस पहले हम बोलते थे कि यूजुअली 16-17 इयर्स के बाद यूजुअली डायग्नोज होता है, बट नाउ इट इज 13 इयर्स, 14 इयर्स, 15 इयर्स, बिकॉज जो लड़कियों के जो पीरियड्स हैं वो भी जल्दी शुरू हो रहे हैं। कि हम पीसीओएस अगर डायग्नोस करवाते हैं तो उसके क्या क्या स्टेप्स रहते हैं डॉक्टर आप? जब पहली बार पेशेंट आता है तो अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन में 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखनी है अपार्ट फ्रॉम वेट ऑफ द पेशेंट। ये देखना है कि उसका मेंस्ट्रुएशन कैसा है, रेगुलर है कि इरेगुलर है, और अगर रेगुलर है तो क्या उसको ओव्यूलेशन हो रहा है, वो हम टेस्ट से डिटेक्ट कर लेते हैं। दूसरा हमें देखना है क्या उसके मुंह पे बाल हैं, कुछ ज़्यादा हैं, स्पेशली साइड बर्न्स, ये वाली जगह, मुस्टैच वाली जगह, कभी कभी चेस्ट के बीच में भी होते हैं, ये हमें देखना है। तीसरा हमें देखना है कि एक्नी कितनी है। कभी कभी फेस की एक्नी तो बहुत लोग ट्रीट करा लेते हैं कि पीठ की एक्नी, ब्रेस्ट के एरिया की एक्नी वो रह जाती है। तो ये 3 तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई, मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी, इरेगुलरिटी, एक्नी, हेयर। एक होता है अल्ट्रासाउंड करने में पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखाई देना। लोग बोलते हैं मुझे ओवरी में सिस्ट है, इसको ओवरी में सिस्ट नहीं बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी का मतलब है कि ओवरी जो है उसमें बहुत छोटी छोटी सिस्ट दिखाई दे रही हैं, और वो क्यों दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एग फॉलिकल्स होते हैं। तो ओवरी इज़ ऑलमोस्ट बर्स्टिंग, फट रही है ओवरी फॉलिकल से, और इसलिए वो पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस, ज़्यादा वॉल्यूम, सब कुछ दिखाती है। ये 4 फीचर्स में से कोई भी 3 हो सकते हैं। चाहे वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ना हो तो हमें बाल दिखाई देंगे, एक्नी और बाल दिखाई देंगे, और अल्ट्रासाउंड पे हमें पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस मिलेगा ओवरी में, या हमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी दिखाई दे रही है, उसके साथ में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, प्लस हमको हिर्सुटिज्म नहीं दिख रहा है, बाल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी दिख रही। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। सारी चीज़ें भी एक पेशेंट में हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। तो क्या ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये पीरियड्स के दिनों में किया जाता है या कभी भी हो सकता है ये अल्ट्रासाउंड? पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस हमेशा दिखाई देगी, चाहे आप मेंसेस के 2nd डे करें, चाहे 20वें दिन करें। मेनली इट इज़ मेंसेस की इरेगुलरिटी, पॉलीसिस्टिक ओवरी, और ज़्यादा एंड्रोजन होने के सिम्टम्स, जिसमें एक्नी और बाल और बॉल्डिंग, ये सब एक में आ जाता है। तो एक ग्रुप हो गया हाई एंड्रोजन। एंड्रोजन होता है मेल हार्मोन, जो मेल्स में एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन होता है, वो ज़्यादा होता है इन बच्चियों में, उसके सिम्टम्स। दूसरे हुए ओव्यूलेशन वाली गड़बड़ियाँ, और तीसरी हुई अल्ट्रासाउंड से पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस। इन तीनों में कोई भी 2 एक साथ हो सकते हैं, या सारे के सारे एक लड़की में हो सकते हैं। तो ये जो पीसीओएस डेवलप होने शुरू होता है बॉडी में, तो इसकी क्या एक पर्टिकुलर एज होती है, या ऐसा होता है कि आपके लाइफ में इतनी साइकिल्स हो गई पीरियड्स की उसके बाद ही आपकी बॉडी में डेवलप होता है, या ये कभी भी हो सकता है? ये कभी भी हो सकता है, पर आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियों में बहुत जल्दी आ रहे हैं पीसीओएस के कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड से ही वो लोग सब बाहर का खाना खा रहे हैं, उल्टा सीधा, कोई कंट्रोल नहीं है खाने पे, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, घर पे बैठ के सिर्फ टीवी के आगे बैठे हैं या फिर फ़ोन्स पे इंस्टाग्राम चल रहा है, वो सब। उसकी वजह से हमने देखा है कि अब जो पीसीओएस पहले हम बोलते थे कि यूजुअली 16-17 इयर्स के बाद यूजुअली डायग्नोज होता है, बट नाउ इट इज़ 13 इयर्स, 14 इयर्स, 15 इयर्स, बिकॉज जो लड़कियों के जो पीरियड्स हैं वो भी जल्दी शुरू हो रहे हैं। पहले 13 इयर्स यूज टू बी अ नॉर्मल टाइम जबकि पीरियड स्टार्ट होते थे, अब वो भी शिफ्ट हो गया है। तो जब वो शिफ्ट हुआ है तो आजकल 13, 14, 15 इयर्स पे भी वी आर सीइंग पेशेंट्स जो कि लड़कियां जिनको पीसीओएस के सिम्टम्स और फीचर्स के साथ जो आ रहे हैं। तो ये अर्ली डायग्नोस की वजह से आगे हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? आगे जाके उनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे जाके उनको बीपी, शुगर,
यूट्रस की लाइनिंग का कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम्स आगे जाके अगर कंट्रोल ना किया जाए तो, अगर PCOS को अच्छे से कंट्रोल किया जाए, एक्सरसाइज, डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। पर लेकिन अगर वेट कंट्रोल नहीं है, पता है कि PCOS है, फिर भी कोई उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे, बस प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद सब छोड़ दिया, प्रेगनेंसी में भी शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर PCOS है तो ये सारे प्रॉब्लम्स बाद में जाके हो सकते हैं अगर PCOS को अभी कंट्रोल नहीं करे तो। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी और PCOS PCOD के पेशेंट के लिए प्रेगनेंसी कैसे डिफरेंट होती है और कितनी मुश्किल होती है डॉक्टर आबा? देखो, ऐसा है कि जब एक बार PCOS डायग्नोज हो जाता है लड़की में, तो हम लोग को लाइफ लॉन्ग उसका मैनेजमेंट रखना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हर साल अपना शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर चेक करा लो। जब ये लड़की प्रेग्नेंट होती है, यही 3 चीज़ें PCOS लड़कियों में ज़्यादा होंगी, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये 2 कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो प्रेगनेंसी की सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो PCOS में होती हैं। भले ही वो PCOS ओबीज़ ना हो, बहुत मोटी ना हो, उसमें भी होती है, लेकिन अगर ओबीज़ है तो और मैनी फोल्ड बढ़ जाता है उसका चांस। और 5वें-6ठे महीने तक जो लड़कियां बिल्कुल डायबिटिक नहीं हैं शुरू होने में प्रेगनेंसी के, 5वें-6ठे महीने से उनकी शुगर्स राइज़ करनी शुरू हो जाती हैं और हम लोगों को उनको स्ट्रेट अवे इंसुलिन देनी पड़ती है। मेडिसिन्स का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि बच्चे को हमें हाई शुगर लेवल से बचाना है। मदर के हाई शुगर लेवल्स अगर बच्चे में जाएंगे, बच्चा तो अपना इंसुलिन बना रहा है, वो उस हाई शुगर में इतना इंसुलिन बनाने लगेगा कि वो ओबीज़ हो जाएगा, उसका डेवलपमेंटल इम्बैलेंस हो जाता है। गॉट इट। और अगर किसी को PCOD PCOS है तो और वो कंसीव करना चाहता है, तो ऐसे कौन से लाइफ फैक्टर चेंजेस हैं जो उनको करने चाहिए और किन किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए? अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि घर का खाना खाओ, प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना ना खाओ, अपनी कैलोरीज को मेंटेन करके रखो, स्लीप साइकिल को मेंटेन करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड कोशिश ये करो कि रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सबको अगर हम कंबाइन करेंगे तभी जाके हॉर्मोन्स का बैलेंस होगा और फिर फर्टिलिटी के लिए आगे हम सोच सकते हैं कुछ भी करना। यहाँ मैं कुछ और जोड़ना चाहूँगी कि ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अभी आपने सुना, पर मेरे हिसाब से अगर उसके मेंसेस रेगुलर नहीं आते हैं, महीने 1.5 महीने, तो दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा उसको। और तब बहुत अच्छी दवाइयाँ ईजाद हो चुकी हैं जो ओरल मेडिसिन भी हैं, इंजेक्टेबल भी हैं, जो उसको एग बनाने के लिए हम लोग दे सकते हैं। पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेक्सुअली एक्टिव रहना। आजकल सेक्सलेस मैरिजेस बहुत कॉमन हैं, मतलब आधे पेशेंट्स जब उनसे बोलो एग्ज़ामिन करेंगे तो वो 4 बार दाएं बाएं देखते हैं और फिर सोचते हैं एग्ज़ामिन करेंगे, और फिर ये सब चीज़ें बाहर निकलती हैं। जब हम एग्ज़ामिन करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी तो शादी कॉन्ज्यूमेट ही नहीं हुई है। सो ये इतना कॉमन होता जा रहा है कि उन लोगों को ये कहना कि प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एग बनाने के लिए मेडिसिन दे के ये कंफर्म करना कि हाँ एग बना इस मेडिसिन से। अगर उस मेडिसिन से बन जाता है तो हम आँख मीच के अगले 3 से 6 महीने वही मेडिसिन बोलते हैं रिपीट करो, पर सेक्सुअली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और उसमें हमें ये पक्का करना है कि ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, पर बहुत सारी इनफर्टिलिटी वाली लड़कियां जब आती हैं तो उनके प्रॉपर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स नहीं हो रहे हैं। इट इज़ लाइक आउटर पार्ट ऑफ वजाइना में ही डिस्चार्ज हो जाता है सीमेन का, तो उसमें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। और हम उनसे बोलते हैं कि अरे यू हैव अ प्रॉब्लम, आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, IVF में चले जाओ। उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर वो प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स करें आफ्टर ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन।